चलिए आज हम क्लास 9th के 8वें अध्याय गति के सरल रेखीय गति टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तो हमारा सवाल पहला ये है, सरल रेखीय गति क्या होती है? जब भी कोई वस्तु किसी सरल रेखीय पथ पर गतिमान होती है तो हम उसे सरल रेखीय गति करना कहते हैं। सरल रेखीय पथ कैसा होता है? जो एक सीधी लाइन जो हमारी होती है वही एक सरल रेखीय पथ होता है। तो इसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझने में आसानी रहेगी। तो लीजिए पहले एग्जाम्पल ले। तो उससे पहले एक बात आप जान लीजिए कि जब भी हम गति की बात करते हैं और हम गति में किसी स्थान की एक दूसरे स्थान से दूरी के बारे में जब हम बात करते हैं तो हमें एक पर्टिकुलर बिंदु की आवश्यकता होती है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी जगह की दूरी नापना चाहते हैं, मान लीजिए कोई मंदिर है या कोई स्कूल है, तो उसकी दूरी नापने के लिए आपके पास बहुत सारी जगह हो सकती है। आप अपने घर से उसकी दूरी नाप सकते हैं, आप आपके शहर के रेलवे स्टेशन से, बस स्टैंड से, कहीं से भी उसकी दूरी नाप सकते हैं। तो जिस स्थान से आप उस स्थान की दूरी नापेंगे तो पहला स्थान जिसे आपने रेफरेंस लिया है उसे हम मूल बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो मूल बिंदु से हम हमेशा किसी स्थान की दूरी नापते हैं। तो चलिए बात करते हैं आगे। तो ये सरल रेखीय गति के बारे में हम बात करेंगे। माना कोई वस्तु O से चलना प्रारंभ करती है तो O क्या हो गया हमारा? हम यहीं से सारी दूरियां नापने वाले हैं तो O हमारा क्या हो गया? O हमारा मूल बिंदु है। यह वस्तु O से चलते हुए A तक पहुंचती है, फिर ये A से पुनः विपरीत दिशा में चलना प्रारंभ करते हुए B तक आती है और B से चलना वापस इसी दिशा में चलते हुए पुनः यह C तक आती है। इनकी दूरियां हम क्रमशः इस तरह से ले लेते हैं, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 20, 25 और 30 मीटर। तो अब हम यहाँ बात करें O से A तक जाने के लिए तय की गई दूरी कितनी थी? O से A तक जाने के लिए तय की गई दूरी कितनी हो गई? 30 मीटर। A से B तक पुनः आने में तय की दूरी A से B तक हो गई 10 मीटर और B से पुनः C तक आने की दूरी कितनी हो गई? 10 मीटर। तो अगर हम बात करें O से चलना प्रारंभ करके A से होते हुए पुनः C तक आने में तय की गई दूरी कितनी हो जाएगी? दूरी हो जाएगी कितनी? OA प्लस AB प्लस BC। OA हमारा कितना था? 30 मीटर। AB हमारा कितना है? 10 मीटर और BC भी हमारा कितना है? 10 मीटर। तो कुल दूरी, कुल चली गई दूरी कितनी हो गई? 50 मीटर। तो इस वस्तु द्वारा O से चलना प्रारंभ करके A से होते हुए C तक पुनः आने में कुल तय की गई दूरी कितनी होगी? 50 मीटर। परंतु यदि हम देखें तो अब इस समय पर इस वस्तु की O से वास्तविक दूरी की अगर हम बात करें तो वो कितनी है? वास्तविक दूरी जो हमारी होगी O और C के बीच की जो दूरी है वो कितनी है? 10 मीटर। तो किसी भी वस्तु की प्रारंभिक स्थान से जो न्यूनतम दूरी होती है उसे हम विस्थापन कहते हैं। तो यहाँ विस्थापन हमारा कितना है? विस्थापन की मैं बात करूं तो विस्थापन हमारा कितना हुआ है? विस्थापन है हमारा 10 मीटर। विस्थापन कितना हो गया? 10 मीटर। इस विस्थापन को हम एक दूसरे एग्जाम्पल के द्वारा और समझने की कोशिश करते हैं। लीजिए बात करें तो एक मान लीजिए एक वृत्ताकार मैदान है, जिस वृत्ताकार मैदान की चौड़ाई है 330 मीटर और उसकी लंबाई है 40 मीटर। ये इसके 4 कोनारों को हम नाम देंगे ABCD। अब हम यहाँ बात करें, मान लीजिए कोई व्यक्ति A से चलना प्रारंभ करता है, वो A से चलकर B तक पहुँचता है और B से वो C तक पहुँचता है और यहाँ आकर वो रुक जाता है। तो कहाँ से? A से C तक वो गया। तो अब मैं उस व्यक्ति की A से C तक जाने में तय की गई दूरी की यदि बात करूं तो उसके द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी? उसके द्वारा तय की गई दूरी हमारी होगी AB प्लस BC। AB प्लस BC। तो AB हमारा कितना है? 30 और BC हमारा कितना है? 40। तो 30 प्लस 40 हमारा हो गया कुल 70 मीटर। लेकिन यदि इस समय पर उस व्यक्ति की मैं A से वास्तविक दूरी की मैं बात करूं तो वो दूरी क्या होगी? A और C के बीच की न्यूनतम दूरी, जो कि कौन सी है? जो इस वर्ग के विकर्ण के बराबर होगी, जो कि ये इस तरह से ये वाली दूरी होगी।
तो ये जो दूरी है यही इस वस्तु का क्या कहलाती है, विस्थापन कहलाती है। तो इसका विस्थापन कितना होगा, हम पाइथागोरस थ्योरम से इसको सॉल्व कर सकते हैं। विस्थापन की मैं यदि बात करूं तो इसका विस्थापन होगा, विस्थापन हमारा होगा √30² प्लस 40², जो हो जाएगा 900 प्लस 1600, तो ये ओवरऑल हमारा आंसर आएगा 50 मीटर। तो यहां आप देख सकते हैं तय की गई दूरी 70 मीटर है, परंतु उसका विस्थापन कितना है, 50 मीटर ही होगा। और इसे एक जनरल एग्जाम्पल की मैं बात करूं तो मान लीजिए आप किसी दूसरे शहर जाते हैं, दूसरे शहर जाकर आप पुनः अपने शहर लौट आते हैं, तो आपका उस शहर जाकर पुनः अपने शहर तक आने में जो तय की गई दूरी होगी वो आपके शहर और उस शहर के बीच की दूरी के 2 गुनी होगी। परंतु यदि मैं आपके विस्थापन की बात करूं तो आपका विस्थापन कितना होगा, 0 होगा। तो यहां से एक चीज हम ये भी देख सकते हैं कि किसी भी गतिमान वस्तु के लिए तय की गई दूरी कभी 0 नहीं होती, परंतु विस्थापन 0 हो सकता है। जैसे इसी एग्जाम्पल में बात करूं, यदि वो वस्तु ए से चलना प्रारंभ करके बी सी डी से होते हुए पुनः ए तक आ जाती तो उस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती, 30 40 40 30 140 मीटर, परंतु उसका विस्थापन कितना होता, उसका विस्थापन होता 0 का 0। तो दूरी नापने के लिए हमेशा हमें केवल अंकीय मान की आवश्यकता होती है, परंतु विस्थापन नापने के लिए हमें अंकीय मान के साथ साथ उस गति की दिशा का भी ध्यान रखना होता है। ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम केवल अंकीय मान के द्वारा ही व्यक्त करते हैं उन्हें हम अदिश राशियां कहते हैं। हम ऐसी भौतिक राशियां जिन्हें हम दिशा के साथ, अंकीय मान और दिशा के साथ में व्यक्त करते हैं उन्हें सदिश राशियां कहते हैं। तो जो दूरी हमारी है वो होती है अदिश राशि, वहीं जो हमारा विस्थापन होता है वो होता है हमारा सदिश राशि। चलिए हम देखते हैं, सरल रेखीय गति 2 प्रकार की हो सकती है, एक समान गति एवं असमान गति। एक समान गति क्या होती है, जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है। कैसे, जैसे मान लीजिए किसी वस्तु ने चलना प्रारंभ किया, वो अपने चलने के गति के पहले सेकंड में 50 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर से वो 50 मीटर की दूरी तय करती है, अगले 1 सेकंड में फिर वो 50 मीटर की दूरी तय करती है, और इस तरह हम देखें कि हर सेकंड वो 50 मीटर की दूरी तय करती है। तो वो एक समान समय यानी हर सेकंड एक समान दूरी तय कर रही है, यानी 50 मीटर की दूरी तय कर रही है। ऐसी गति कैसी क्या कहलाती है, एक समान गति कहलाती है। वहीं असमान गति की मैं बात करूं तो मान लीजिए कोई वस्तु गति करना प्रारंभ करती है, वो अपने गति के पहले सेकंड में मान लीजिए 10 मीटर की दूरी तय करती है, अगले दूसरे सेकंड यानी अगले सेकंड के अंदर वो 15 मीटर की दूरी तय करती है, उससे अगले सेकंड वो फिर से 10 मीटर की दूरी तय करती है, उससे अगले सेकंड वो 20 मीटर की दूरी तय करती है। तो यहाँ आप देख सकेंगे कि समान समय अंतराल यानी हर सेकंड वो अलग अलग दूरी तय कर रही है, उसे असमान गति कहते हैं। असमान गति आप हमारी जनरल लाइफ में देखते हैं तो असमान गति के बहुत सारे उदाहरण देखते हैं। जैसे हम भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाते हैं या कोई रोड पर गाड़ी चलती हुई दिखती है तो वो असमान गति करती है, क्योंकि उसे भीड़ की वजह से और मोड़ वगैरह इस वजह से रफ्तार का बार बार बदलाव करना पड़ता है, इसलिए वो गति कैसी होती है, असमान गति होती है। और एक समान गति की मैं बात करूँ तो जैसे मान लीजिए एक ट्रेन किसी अपने पथ पर होती है तो वो एक समान गति करती है एक निश्चित समय अंतराल तक।